प्रणाम। मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस भावपूर्ण और हृदय को छू लेने वाले नए अध्याय में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है उस अटूट विश्वास की जो समय की आंधियों में भी नहीं डगमगाता। ये कहानी है उस प्रेम की जिसे दुनिया की कोई भी साजिश मिटा नहीं सकती। हम अक्सर कहते हैं कि समय हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। जब एक पत्नी अपने पति के इंतजार में अपनी जवानी, अपना जीवन और अपने सपने सब कुछ एक बंजर खेत की मिट्टी में मिला देती है, तो उस तपस्या का फल कैसा होता है? आज अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में, जहां आज से 10 साल पहले एक ऐसा खेल खेला गया था जिसने दो प्यार करने वाले दिलों की दुनिया ही उजाड़ दी थी। चंदनपुर गांव की पगडंडियों पर आज एक अजीब सी खामोशी और साथ ही एक घबराहट छाई हुई थी। गांव की कच्ची और धूल भरी सड़क पर अचानक सायरन बजाती हुई पुलिस की 3 बड़ी गाड़ियां आकर रुकीं। गांव वालों के लिए यह कोई आम बात नहीं थी। खेतों में काम कर रहे किसान अपना फावड़ा छोड़कर भागते हुए सड़क की ओर आने लगे। घरों की खिड़कियों से औरतें झांकने लगीं। सबसे आगे वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक कड़कदार वर्दी पहने ऊंचे कद का एक युवा अधिकारी बाहर निकला। उसके कंधों पर चमकते हुए अशोक स्तंभ और सितारे बता रहे थे कि वह जिले का नया आईपीएस अधिकारी है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी, बहुत गहरी बेचैनी थी। यह अधिकारी कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ था। वही सिद्धार्थ जो 10 साल पहले इसी चंदनपुर गांव से एक टूटा हुआ सूटकेस और कुछ किताबें लेकर दिल्ली गया था। गांव के सरपंच और गांव का सबसे रसूखदार आदमी गजानन बाबू हांफते हुए सिद्धार्थ के पास पहुंचे। गजानन बाबू ने ही कभी सिद्धार्थ के पिता की जमीन हड़प ली थी और सिद्धार्थ को गांव से बेदखल कर दिया था। आज उसी सिद्धार्थ को इस रुतबे में देखकर गजानन के पसीने छूट रहे थे। गजानन ने अपने चेहरे पर एक झूठी और चापलूस मुस्कान लाते हुए हाथ जोड़े। अरे सिद्धार्थ बाबू, आप गांव के लड़के ने तो पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि आज आप चंदनपुर आ रहे हैं, वरना हम पूरे गांव में ढोल बजवा देते। आइए, चलिए हमारे घर चलिए, कुछ मीठा हो जाए। सिद्धार्थ ने गजानन बाबू की तरफ एक ऐसी ठंडी और चुभती हुई नजर से देखा कि गजानन के शब्द उसके गले में ही अटक गए। सिद्धार्थ ने गजानन की किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपने साथ आए पुलिस निरीक्षक की तरफ देखा और एक भारी गंभीर आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, मुझे गांव के उस पार गजानन की उन जमीनों की तरफ ले चलो जहां बंधुआ मजदूर काम करते हैं। मुझे अभी इसी वक्त वहां जाना है। गजानन का रंग उड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ बोलता उससे पहले ही सिद्धार्थ अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। गाड़ियां गांव के कच्चे रास्तों से होती हुई खेतों की तरफ बढ़ गईं। सिद्धार्थ गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहा था और उसके जहन में 10 साल पुराने वो दृश्य किसी चलचित्र की तरह घूमने लगे। 10 साल पहले सिद्धार्थ एक बेहद गरीब लेकिन होनहार छात्र था। उसके माता पिता के देहांत के बाद गजानन बाबू ने धोखे से उसकी पुश्तैनी जमीन हथिया ली थी। सिद्धार्थ के पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी और अपनी पत्नी कल्याणी का साथ बचा था। कल्याणी, जो सिद्धार्थ की परछाई बनकर हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती थी। कल्याणी जानती थी कि सिद्धार्थ का सपना पुलिस अधिकारी बनने का है। उसने सिद्धार्थ को दिल्ली जाकर तैयारी करने के लिए कहा था। जब सिद्धार्थ के पास दिल्ली जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो कल्याणी ने अपने मायके से मिले अपने आखिरी गहने, यहां तक कि अपनी मां की दी हुई सोने की चूड़ियां भी बेच दी थीं। सिद्धार्थ को आज भी याद था वो दिन जब वह गांव छोड़ रहा था। कल्याणी ने रोते हुए उसके माथे पर तिलक लगाया था और कहा था, आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, मेरी चिंता मत करना। मैं यहाँ किसी भी तरह अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन जब लौटना तो अपने कंधों पर वो सितारे लगाकर ही लौटना जिनका आपने सपना देखा है। मैं यहीं इसी गांव की चौखट पर आपका इंतजार करूंगी। सिद्धार्थ दिल्ली चला गया। शुरुआत के कुछ महीनों तक दोनों के बीच चिट्ठियों के जरिए बात होती रही, लेकिन फिर अचानक कल्याणी की चिट्ठियां आना बंद हो गईं। सिद्धार्थ घबरा गया। उसने गजानन बाबू के घर के पते पर कई चिट्ठियां लिखीं, क्योंकि गांव में डाकिया गजानन के घर ही सारी डाक छोड़ता था। महीनों बीत गए। एक दिन सिद्धार्थ को गजानन बाबू की तरफ से एक खत मिला।
उसमें लिखा था कि कल्याणी शहर के किसी ठेकेदार के साथ भाग गई है और उसने सिद्धार्थ का इंतजार करने से मना कर दिया है। सिद्धार्थ टूट गया था। उसका दिल छलनी हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी कल्याणी ऐसा कर सकती है। उसने गांव आने की सोची, लेकिन गजानन ने एक और खत में उसे झूठी धमकी दी कि अगर वह गांव आया तो कल्याणी के घर वाले उसे जान से मार देंगे। सिद्धार्थ ने उस धोखे को सच मान लिया। उस दर्द ने, उस धोखे ने सिद्धार्थ को अंदर से इतना कठोर बना दिया कि उसने अपनी सारी भावनाएं मार दी और खुद को किताबों के कमरे में कैद कर लिया। वह दिन रात पागलों की तरह पढ़ता रहा। उसे अब सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, सत्ता और ताकत। सालों की कड़ी तपस्या के बाद सिद्धार्थ ने सिविल सेवा परीक्षा पास की और एक आईपीएस अधिकारी बन गया। जब उसकी पोस्टिंग उसी के गृह जिले में हुई तो उसने सबसे पहले अपने गांव चंदनपुर की पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। और तब उसे जो सच पता चला, उसने सिद्धार्थ के पैरों तले से जमीन खींच ली। गजानन बाबू ने सिद्धार्थ और कल्याणी के बीच आने वाली हर चिट्ठी को जला दिया था। उसने कल्याणी को बताया था कि सिद्धार्थ दिल्ली में किसी अमीर लड़की के साथ शादी करके बस गया है और उसे भूल चुका है। लेकिन कल्याणी ने गजानन की बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने सिद्धार्थ का इंतजार नहीं छोड़ा। गजानन ने कल्याणी को उसकी झोपड़ी से बेदखल कर दिया और उसे अपने खेतों में बिना पैसे दिए एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करने पर मजबूर कर दिया। कल्याणी पिछले 8 सालों से जानवरों की तरह खेतों में खट रही थी, सिर्फ इस आस में कि एक दिन उसका सिद्धार्थ जरूर लौटेगा। गाड़ी के अचानक रुकने से सिद्धार्थ का ध्यान टूटा। वे खेतों के पास पहुंच चुके थे। जेठ की चिलचिलाती दोपहर थी। आसमान से आग बरस रही थी और जमीन तवे की तरह जल रही थी। सिद्धार्थ गाड़ी से बाहर निकला। उसके सामने दूर तक फैले गजानन के खेत थे। उन खेतों में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। सिद्धार्थ की नजरें बेताबी से किसी को ढूंढ रही थीं। तभी उसकी नजर खेत के एक कोने पर गई। वहां एक औरत, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, जिसका शरीर भूख और कड़ी मेहनत के कारण हड्डियों का ढांचा बन चुका था, सूखी जमीन पर कुदाल चला रही थी। उसके सिर पर एक मैला सा कपड़ा बंधा था और उसके हाथों में अनगिनत छाले पड़े हुए थे। चिलचिलाती धूप में उसके माथे से पसीना टपक कर सूखी मिट्टी में मिल रहा था। सिद्धार्थ के कदम वहीं जम गए। उसका सीना जैसे किसी ने भारी पत्थर से दबा दिया हो। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह बिना कुछ सोचे, बिना अपनी वर्दी की परवाह किए उस दलदली और धूल भरे खेत में दौड़ पड़ा। उसके पीछे पीछे पुलिस के जवान और पीछे हांफता हुआ गजानन भी आ रहा था। सिद्धार्थ दौड़ता हुआ उस औरत के बिल्कुल पीछे जाकर खड़ा हो गया। औरत अपनी ही धुन में थकी हुई सांसों के साथ जमीन खोद रही थी। सिद्धार्थ के होंठ कांप रहे थे। उसने रुंधी हुई भारी आवाज में पुकारा, कल्याणी। वह आवाज सुनकर कुदाल चला रही औरत के हाथ हवा में ही रुक गए। वह आवाज उसके कानों में 10 साल बाद पड़ी थी, लेकिन वह इस आवाज को लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती थी। औरत ने कांपते हुए हाथों से अपनी कुदाल नीचे गिरा दी। वह धीरे धीरे पलटी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी धंसी हुई, थकी हुई आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने उसका सिद्धार्थ खड़ा था। वही सिद्धार्थ, लेकिन आज वो कोई बेबस गरीब लड़का नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली अधिकारी था। कल्याणी को लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। वह पीछे की तरफ लड़खड़ाई। सिद्धार्थ ने आगे बढ़कर उसे गिरने से बचा लिया। उसने कल्याणी को अपने सीने से लगा लिया। उस शांत और कठोर आईपीएस अधिकारी के सब्र का बांध टूट गया। वह एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दे कल्याणी, मुझे माफ कर दे। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो उन झूठे खतों पर विश्वास कर बैठा। मैं तुम्हारी तपस्या को नहीं पहचान पाया। तुमने मेरे लिए खुद को मिटा दिया और मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करता रहा। कल्याणी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने अपने कांपते और मिट्टी से सने हाथों से सिद्धार्थ के चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां सिद्धार्थ के कंधों पर लगे सितारों पर गईं। कल्याणी के फटे हुए होंठों पर एक दर्द भरी लेकिन सुकून वाली मुस्कान आ गई। मैंने कहा था ना, आप लौटेंगे तो इन सितारों के साथ लौटेंगे। मुझे दुनिया की किसी भी बात पर यकीन नहीं था। मुझे सिर्फ अपने सिंदूर और आपके वादे पर यकीन था। मुझे पता था मेरा सिद्धार्थ मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। पूरा खेत
खामोश था। पुलिस के जवान अपनी नजरें नीचे किए खड़े थे। कईयों की आंखों में नमी थी। गांव वाले जो वहां इकट्ठा हो गए थे, वे अवाक होकर यह दृश्य देख रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने कल्याणी को अपने से अलग किया। उसने अपने रुमाल से कल्याणी का चेहरा पोंछा और फिर मुड़कर गजानन की तरफ देखा। सिद्धार्थ की आंखों में अब दुख नहीं, बल्कि एक प्रलयंकारी क्रोध था। वह धीरे धीरे गजानन की तरफ बढ़ा। गजानन डर के मारे पीछे खिसकने लगा। उसके पैर कांप रहे थे। से सिद्धार्थ बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके पिता का दोस्त था। सिद्धार्थ ने गजानन की बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज में एक दहाड़ थी। तुमने सिर्फ मेरे पिता की जमीन नहीं हड़पी गजानन, तुमने एक पत्नी को उसके पति से दूर किया है। तुमने मेरी कल्याणी के जीवन के 10 साल इस नर्क में झोंक दिए। तुमने उन खतों के जरिए मेरी आत्मा की हत्या करने की कोशिश की थी। आज ये आईपीएस सिद्धार्थ तुमसे कोई हिसाब नहीं मांगेगा। आज ये कानून अपना काम करेगा। सिद्धार्थ ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और कड़क आवाज में आदेश दिया, इंस्पेक्टर, इस आदमी को गिरफ्तार करो। धोखाधड़ी, जमीन पर कब्जा और एक महिला को बंधुआ मजदूर बनाकर प्रताड़ित करने के जुर्म में इसे हथकड़ी लगाओ और सुनिश्चित करो कि इसकी बाकी की जिंदगी उसी अंधेरी कोठरी में कटे जहां इसने मेरी कल्याणी को रखा था। इंस्पेक्टर ने तुरंत आगे बढ़कर गजानन को हथकड़ी पहना दी। गजानन गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा। सिद्धार्थ वापस कल्याणी के पास आया। उसने अपनी आईपीएस की टोपी उतारी और कल्याणी के सामने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। चलो कल्याणी, तुम्हारे इस 10 साल के वनवास का आज अंत हुआ। अब तुम्हारा ये पति तुम्हारे हर आंसू का हिसाब दुनिया से लेगा। सिद्धार्थ ने अत्यंत सम्मान के साथ कल्याणी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। गांव वाले जो सालों से कल्याणी का मजाक उड़ाते थे, आज वे सभी शर्मिंदगी से सिर झुकाए रास्ता छोड़ रहे थे। कल्याणी उस लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठी जहां उसे हमेशा से होना चाहिए था। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, साजिशें चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, लेकिन सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और सच्चाई एक न एक दिन अपना रास्ता खोज ही लेती है। कल्याणी का वो इंतजार व्यर्थ नहीं गया। उसने अपने पति की सफलता के लिए जो बीज 10 साल पहले बोया था, आज वह एक विशाल वट वृक्ष बनकर उसे छांव देने लौट आया था। आपको कल्याणी का यह त्याग और सिद्धार्थ की यह वापसी कैसी लगी? क्या हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों की खुशियों को अपनी लालच के लिए रौंद देते हैं? मुझे आशा है कि वर्मा स्टोरीज की इस भावुक प्रस्तुति ने आपके हृदय के किसी कोने को जरूर छुआ होगा। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी नमी ला दी है, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हमारे इस परिवार से जुड़ने के लिए और ऐसी ही गहराई से भरी सच्ची कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहें। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ, केवल वर्मा स्टोरीज पर। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।